नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड लास्ट वीक के सीरीज में। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लास्ट वीक में जो चीजें हुई थी उसको कवर करेंगे। तो लास्ट वीक देखा जाए तो दो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहला, चाइना ने कई सारे मल्टीलैटरल ग्रुप्स साथ में बाइलैटरल विजिट्स किए हैं, जैसे कि चाइना ने जीसीसी के साथ, आसियान के साथ, पैसिफिक आइलैंड्स के साथ, अफ्रीका के साथ, साथ में इट हैड मल्टीपल विजिट्स अलोंग अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड द फोकस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. इट वाज ऑल अबाउट सॉफ्ट पावर. The intention of China at this particular point of time in geopolitics is to portray itself as a responsible power, and that it can only do if that negative narrative that China does debt trap, China has a hegemonic aspiration, ये सारी चीजें हट जाए, and the focus is more on China having good strong ties with everyone around it, including ASEAN and GCC. Again, interesting development at that point, especially now that India has been busy with the Pakistan angle. US, of course, is no longer the hegemonic country that we looked at, but it is facing its own issues. Apart from that, अगर हम देखें तो ये जियोपॉलिटिक्स में एक ये ट्रेंड दिखा. दूसरा जो ट्रेंड था वो रशिया यूक्रेन या इजराइल गाजा की अगर हम बात करें तो वॉर कहीं ना कहीं एक फटीगनेस पे आ चुकी है. जैसे कि रशिया यूक्रेन में अगर देखा जाए तो रशिया ने अटैक किया, यूक्रेन ने फिर से ड्रोन अटैक किया, कुछ प्लेन्स हुई, उसके बाद फिर से वही एक डल पीस टॉक्स चली जा रही हैं, क्योंकि हर वॉर में ना देयर इज अ पीरियड ऑफ व्हेन इट पीक्स एंड देन देयर इज अ वॉर फटीगनेस दैट कम्स इन. रशिया यूक्रेन में ये वॉर फटीगनेस आ चुका है, एंड इसका मतलब ही है दैट कंट्रीज आर नाउ गोइंग टू जस्ट डू दीज जिसे हम लोग कलोकियल लैंग्वेज में कहते हैं टीम टाम करता रहेगा, इन द सेंस कि थोड़ा सा यहाँ पे फाइट होगा तो कहीं सीज फायर वायलेशन होगा तो कुछ होगा तो ये होगा, ये सारी चीजें होती रहेंगी ऑन द साइडलाइंस, ऑन द बैक चैनल डिप्लोमेसी. पीस टॉक्स विल कंटिन्यू. तो ये चीज होगा इफ वी टॉक अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस. साथ में इफ आई टॉक अबाउट इजराइल गाजा, वहां पे भी अंडर ऑपरेशन गिरियन चैरियट इजराइल ने तो देखा जाए तो भाई गाजा पे ऐसा बॉम्बार्डमेंट करते हुए इस ऑपरेशन के अंडर पे ऑलमोस्ट 50% गाजा ऑन ग्राउंड कैप्चर कर लिया है. सो गाजा एज एन आइडेंटिटी इज नाउ अंडर थ्रेट, जिसके वजह से कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी एंड कनाडा, इन तीनों कंट्रीज ने इजराइल को कहा है कि भाई अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता है तब वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर देंगे. नाउ दिस इज अ वेरी बिग थ्रेट कंसिडरिंग अभी तक इजराइल वाज द विक्टिम. इजराइल पे टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से वो रिटेलिएट कर रहे थे, बट नाउ इफ इट डजंट स्टॉप you have countries which were erstwhile supporters of Israel going against Israel. और ये अभी क्यों कर रहे हैं? एक, उनको दिख रहा है जिस तरीके से यूएस ने ब्लैंक चेक दे रखा है टू इजराइल अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, एंड दे वांट टू काउंटर इट. पहले क्या था, दे वर एक्सपेक्टिंग यूएस टू एटलीस्ट कम इन विद सम मीडिएशन, सम पीस प्लान, बट अभी वो पूरी तरीके से खत्म है. अभी यूएस के प्रेसिडेंट कहता है कि भैया यहाँ पे गाजा में हम लोग वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इंडस्ट्रियल, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रिजॉर्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, which is something that the world is looking at him with disbelief कि कैसे कोई कह सकता है कि किसी का घर जल रहा है तो किसी इतने सारे लोगों की मौत होगी, और वहां पे यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल सिटी टू बी बिल्ट ऑन द एशेज ऑफ पीपल्स ड्रीम, एस्पिरेशन एंड लाइव्स. तो इसी वजह से यू डू सी कंट्रीज गोइंग अगेंस्ट इजराइल. पहले it was all about South Africa and few other countries, but now you have the bigger countries coming in, the more influential countries coming in and saying कि war बंद करो वरना हम आपके खिलाफ चले जाएंगे. Now these few interesting trends, they are stories in development but does mark an important turn. ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, wars खत्म नहीं हुई हैं, but ये जो incidences हुई हैं last week, ये कहीं ना कहीं ये कहानी पे, नरेटिव पे एक टर्निंग पॉइंट लेके आएगा. तो इसी सारी चीज़ों को हम इस
एपिसोड में बात करेंगे। आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में, ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आते हैं पहला न्यूज विच इज अबाउट चाइना मीटिंग जीसीसी एंड आसियान कंट्रीज। तो सीक्वेंस क्या हुआ था, लीडर्स फ्रॉम दी आसियान, जीसीसी एंड चाइना मेट फॉर द आसियान जीसीसी चाइना समिट, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। एंड इसमें जो की नोट एड्रेस था वो था द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन आसियान जर्नी ऑफ आउटवर्ड लुकिंग एंगेजमेंट। सो आसियान खुद कह रहा है ये नया चैप्टर है जहां पे वो आउटवर्ड देख रहा है, चाइना के साथ साथ वो जीसीसी में भी देख रहा है, राइट? बिकॉज आसियान वाज लार्जली एसोसिएटेड विद ईदर चाइना और ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, जापान एंड अमेरिका टू एन एक्सटेंट। But now ASEAN is saying कि भाई we are more than happy to engage with GCC, and China कहता है भाई हम है ना, we will be the mediators between both of you, we will be the link between both of you। तो ये आसियान का एक नया ऐसा की पुश हो रहा है, एंड चाइना ने इसको कहते हुए कहा कि आसियान और जीसीसी इन फॉर्जिंग सिनर्जीज दैट मल्टीप्लाई, ये कोऑपरेशन को डीपन करेगा। ऑन हाई जो समिट के दौरान लीडर्स ने की ट्रेड नेगोशिएशंस पे फोकस किया है, आसियान चाइना फ्री ट्रेड एरिया 3.0 एंड चाइना जीसीसी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे बात किया है। जैसे कि मैंने कहा कि दे आर द वंस हु आर लुकिंग फॉर एन आउटवर्ड एंड चाइना इज सेइंग मैं हूं ना, आई विल बी द लिंक बिटवीन बोथ ऑफ you, so that is what the summit talked about. Apart from that, there are two things that you have to focus on. One, there is increasing integration between China, ASEAN and GCC. ये जो trilateral format है, it is combining GDP of nearly USD 25 trillion and a market of more than 2 billion people. ये थ्री-वे कोऑपरेशन चाइना का जो एम्बिशन है ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को बढ़ाने की ऊपर फोकस करेगा, स्पेशली ट्रम्प के टैरिफ के जमाने में, राइट? So this is something, again, this is what China is portraying itself. China is constantly saying that we are the sensible leaders. We are the ones who are going to create trade links while America is creating trade wars. दूसरा जो चीज है, चाइना का जो emphasis है institutionalized cooperation पे, something that China has always maintained that we are going to talk about anything through an institutionalized summit method, जिससे कि मीटिंग होता है, जिससे कि एक स्टेटमेंट रिलीज होता है, उसके बाद फिर से एक समिट होता है, तो देयर इज अ फॉलो अप टू द डिसीजन. दिस इज समथिंग दैट चाइना हैज ऑलवेज फोकस्ड ऑन, बिकॉज इसी से अकॉर्डिंग टू चाइना रिजल्ट आता है रादर देन विजिट्स ओनली. तो चाइना कहता है कि भाई विजिट तो एक चीज होता है, बट समिट दैट इज वेयर यू सी रिजल्ट्स कमिंग इन. नेक्स्ट न्यूज आते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट के विजिट पे. सो एज आई सेड इन द लास्ट एपिसोड इटसेल्फ कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में विजिट किया था फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर. वियतनाम में जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने कहा है कि फ्रांस देयर इज ट्रस्ट, रिलायबिलिटी एंड फ्रेंडशिप. फ्रांस एंड वियतनाम ने कई सारे डील साइन किए हैं, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट इट, एयरबस ने अग्रीमेंट साइन किया है वैक्सीन्स खरीदने का फ्रॉम फ्रेंच फार्मास्यूटिकल कंपनीज, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कई सारी चीज़ों पे विद वियतनाम. With Indonesia, again, the deal was about Rafale jets and Scorpion submarines, radar systems, and more of defense. After that, he visited Singapore, जहाँ पे 22nd Shangri-La Dialogue पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया. साथ में बायलैटरल विजिट भी हुआ था, जहाँ पे अगेन एनर्जी, डिफेंस, साइबर स्पेस, AI, इंटेलिजेंस शेयरिंग पे फोकस किया है. So, of course, the idea or the bigger plan was always the Shangri-La Dialogue, but it was also an outreach by France to these countries in Southeast Asia, wherein France does want a foot inside the game, right? सिर्फ ये कहना कि रियूनियन आइलैंड तो फ्रेंच टेरिटरी है इसीलिए फ्रांस इंडो पैसिफिक में है, ये कहना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. France wants a bigger share of the pie, so now it is engaging into bilateral deals, and of course, military is where it wants to take that edge. बिकॉज ये सारे कंट्रीज यूजुअली यूएस से खरीदते हैं, तो अब फ्रांस कह रहा है भाई यूएस से क्यों खरीदना है, हम भी है मार्केट में, हमसे भी खरीद सकते हो. तो रफाल और स्कॉर्पियन का डील इसीलिए ये लोग पुश कर रहा है. आते हैं नेक्स्ट न्यूज विच इज अबाउट ट्रम्प एंड द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूज चल रहा है यहाँ पे. सो इफ यू हैव बीन ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बोला है कि भाई आप फॉरेन स्टूडेंट्स को नहीं रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टू 15%. क्या है ये सिस्टम, पहले ये करते हैं. तो बेसिकली
देयर इज दिस स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, जो कि यूएस के अंडर ये प्रोग्राम आता है आईवी लीग कॉलेजेस में। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो है वो अक्यूज किया है कि भाई हार्वर्ड ने ये प्रोग्राम के अंडर पे ऐसे बच्चों को एडमिशन दिया है जो कि फॉरेन इन्फ्लुएंस और एंटीसेमिटिज्म को बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे कौन जाते हैं हार्वर्ड में? चाइना, इंडिया से, एंड दैट इज वेयर द फ्लैगिंग ऑफ कंसर्न हैज हैपेंड। इसके रिस्पॉन्स में हार्वर्ड ने एक लॉसूट फाइल किया है, कहा है कि भाई ये नहीं, इट्स इंटरफियरेंस इनटू देयर वर्किंग, एंड बेस्ड ऑन द लॉसूट फेडरल फंडिंग को रोक दिया गया। ट्रंप ने कहा है कि हम कोई फेडरल फंडिंग नहीं देंगे, 3 बिलियन यूएसडी का फंडिंग रोक दिया गया है टू हार्वर्ड, सेइंग दैट जब तक ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे फॉरेन स्टूडेंट्स का तब तक दिक्कत है। अब पूरी कहानी को, ये तो कहानी है, पर पूरी कहानी के पीछे क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक प्रोग्राम के अंडर आता है, ये एक फेडरल प्रोग्राम है जहां पे कॉलेजेस को, फॉरेन स्टूडेंट्स को FM और J वीजाज मिलते हैं। इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है यूएस इमिग्रेशन के रूल्स के बेसिस पे कि कौन आ रहा है एंड कैसे उनका वीजा या सारा चीजें उनको बता दी जाती है। अब देखा जाए अगर नंबर्स पे, चाइना, इंडिया, कनाडा से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, जहां पे 27% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंटायर स्टूडेंट बॉडी इज बेसिकली दीज स्टूडेंट्स, जिससे रिस्ट्रिक्ट करने की डिमांड आ रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि भैया सारे को 15% में रिस्ट्रिक्ट करो। अब जो टेंशन आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रंप कहता है ये जो सारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इनमें एंटीसेमिटिज्म आ रहा है। They are the ones who are talking about liberal values like supporting LGBTQIA+, जो कि against है अमेरिकन वैल्यूज के खिलाफ, तो इन फॉरेन स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। That is where the tussle is happening. अब ट्रंप कहता है कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे हेट अमेरिका एक्ट एज गेट कीपर्स, ये प्रायोरिटाइज करती हैं ग्लोबलिज्म ओवर पेट्रियोटिज्म। ये यूनिवर्सिटीज आर ग्रोइंग कंटिन्यूअसली साइडिंग टूवर्ड्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि यहां पे चाइनीज बच्चे ज्यादा हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई ही वांट्स अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स। अब तीसरा जो है रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी सबसे बड़ा ऑपोजिशन खड़ा हो गया है ट्रंप के ऊपर। वो कोई भी चीज ट्रंप कर रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि ट्रंप का ये कहना है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर यूएस ने किया है, उसको भी रिव्यू किया गया है यूएस के जुडिशरी ने। तो सिमिलरली ये चीज भी जुडिशरी ने रोक दिया है, बट रोकने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब जुडिशरी डिसाइड करेगा। ये तो जुडिशरी अभी बोल चुका है कि भैया चलने दो केस को, बट वहां से ट्रंप ने फेडरल फंडिंग को रोक दिया। इसके वजह से हार्वर्ड पे हिट आया है। बट रिसेंटली हार्वर्ड हैज आल्सो टेकन अ स्टैंड कि भाई जो करना है करो, वी कंटिन्यू टू बी ग्लोबल इन आवर अप्रोच, वी विल कंटिन्यू टू कीप इन टेकिंग न्यू ग्लोबल स्टूडेंट्स इन आवर अपकमिंग बैच। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। यूनिवर्सिटीज का काम हमेशा से इट इज अबाउट मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर, इट इज ऑलवेज अबाउट अपोजिंग पॉलिसीज एंड द गवर्नमेंट अप्रोच, क्योंकि तभी एक स्टूडेंट या एक बच्चा अवेयर होता है कि क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या ऑपोजिशन कह रहा है, एंड व्हाट इज द थिंग दैट दे वांट फॉर देयर फ्यूचर। ये चीज अगर नहीं बताया जाता है, एंड इट्स देयर एवरीवेयर, unless you get that exposure you will always have a lack of understanding of political science or politics in the real world. तो ये हार्वर्ड में भी हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ऑक्सफोर्ड में भी बहुत फेमस है। मोस्ट ऑफ द डिबेट्स एक्चुअली स्टार्टेड इन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। सो majority of these big colleges have always harbored this kind of thought process of opposing any kind of कंट्रोल और अथॉरिटेरियनिज्म हमेशा से रहा है, एंड ये वी विल सी दिस अक्रॉस। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज अबाउट अफ्रीका चाइना टाइज, जो कि अगेन एज आई सेड एक नया पुश हो रहा है फ्रॉम चाइना साइड। सो चाइना मेट ओवर 50 अमेरिकन एनवॉयज इन बीजिंग टू कमेमोरेट द अफ्रीका डे, और कहा है कि चाइना अफ्रीका टाइज हैव एंटर्ड देयर स्ट्रॉन्गेस्ट एरा। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, जहां पे 6 मॉडर्नाइजेशन प्रपोजल्स और 10 पार्टनरशिप एक्शंस की बात की गई है, एक सॉलिड फ्रेमवर्क है फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन।
सो यहाँ पे चाइना ने सपोर्ट करते हुए कहा कि भाई अफ्रीका का जो इंक्रीज ग्लोबल रोल है उसको वो चाइना सपोर्ट करते रहेंगे. नेक्स्ट, China hosts 11 Pacific Island countries in Xiamen for deepening regional engagement. तो क्या है? On 28 May, China hosted high-level diplomats from 11 Pacific Islands. ये 2 दिन का समिट था एंड वैंग यी ने कहा है कि ये क्लोजर कम्युनिटी बनाएगा विद शेयर्ड फ्यूचर. कौन कौन अटेंड किया है? किरिबाती ने, न्यू, टोंगा, नाउरू, माइक्रोनेशिया, सोलोमन आइलैंड्स, वानुआटू, पापुआ न्यू गिनी, कुक आइलैंड्स, फिजी एंड सामोआ. ये आइलैंड्स नहीं है, अगेन दे हैव गॉन हेड एंड एंगेज विद चाइना. एंड चाइना के अलावा यू ऑलरेडी नो इंडिया भी एंगेज करता है थ्रू फिपिक. US already has their own interaction. The Pacific Islands have now become a center of attention by all the major players including India. मैंने बहुत बार ये रिपीट किया है कि भाई साउथ चाइना सी पुराना हो चुका है, अब नया थिएटर जो होगा वो पैसिफिक आइलैंड्स में होगा. एंड क्यों होने वाला है? अगेन it is the control of these islands which is going to be important in the near future. चाहे वो climate change के perspective से हो या नए trade routes के perspective में हो या resources, critical minerals के वजह से हो, it is all going to be the Pacific Island countries now. South China Sea is going to lose its flavor. Next, we're going to come down to Pakistan. तो Prime Minister Sharif ने कासा 1000 पावर प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हुए कहा है. एक्चुअली विजिटेड ताजिकिस्तान में जाते हुए उन्होंने ये कासा 1000 पावर प्रोजेक्ट के ऊपर बात किया है. अब इंटरेस्टिंग है, ये ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के एक समिट पे गए थे and he basically said it's important and everything. The reason why Kasa 1000 power project has become important is because इंडस में पानी खत्म होने लगा है. जब से इंडिया ने इंडस वाटर को it has stopped the शेयरिंग कंपोनेंट, पानी तो अभी भी बह रहा है बट डीसिल्टिंग के नाम पे जहाँ जहाँ पे डैम्स में पानी रोका गया है. So particular areas or water streams of Chenab and other water streams have dried up. और अभी है agricultural season. तो इसके वजह से पाकिस्तान is feeling the pinch and the government cannot do anything apart from going and saying कि नहीं हम लोग ग्लेशियर को प्रिजर्व करेंगे, हम पानी ऐसे लाएंगे वैसे लाएंगे. So this is where Pakistan is trying to create that buzz. But at this immediate point of time, they are definitely facing a water crunch. And इस agricultural season में there will be an impact. क्योंकि अभी भी मानसून 4 हफ्ते दूर है to hit पाकिस्तान. एंड ये जो 4 हफ्ते होंगे वो बहुत क्रूशियल होंगे फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. और अगर फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट करता है तो जो पैसे आ रहे हैं IMF से वो डेवलपमेंट के लिए नहीं, खाना खरीदने में जाएगा, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स करप्शन, which is going to create a huge turmoil in Pakistan. So the pinch has already started happening since India has stopped the Indus Water Treaty, and definitely अभी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी from the Pakistan side. Next we come down to Prime Minister Sharif's visit in Iran. तो जैसे कि हमारे यहाँ से इंटर पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गई हैं अलग अलग कंट्रीज में टू टॉक अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, वैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी कई कंट्रीज में जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने के लिए. वो ताजिकिस्तान गए हैं, ईरान भी गए हैं और कई और कंट्रीज में गए हैं, टर्की, अजरबैजान, to basically talk about Operation Sindoor and tell Pakistan side of the story. So Iran maybe he went and he talked about basically to establish permanent peace in the region. And they said that कि भाई किस तरीके से bordering countries के साथ cordial ties होनी चाहिए. So they have both said that they are committed to enhance bilateral trade and investment, and Pakistan remains committed towards solving the dispute over Jammu and Kashmir as per the UNSC resolutions. Next we come down to the Arctic का रिपोर्ट. आर्किटिक के बारे में रिपोर्ट. सो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक फाइंडिंग में ये बताया कि आर्किटिक का जो वार्मिंग है वो उसका रेट 3 times हायर है ग्लोबल एवरेज से. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर्किटिक टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 2.4 डिग्री सेल्सियस above the 30-year average during the 5 upcoming winters between 2025 to 2029. This trend of rapid warming has been predicted to trigger more frequent and intense extreme weather events. The world is likely to experience heat waves, heavy rainfall, prolonged droughts, faster melting of ice sheets and glaciers. So this is what the WMO has talked about in its report. Next we come down to Israel and Gaza. We all know what is going on in Operation Gideon's Chariot. इसको ज़्यादा
अभी डिस्कस करके there's no point to it because it continues. Israel continues to attack and take over land in Gaza. What is more important is this, jahan pe leaders of France, Canada and the UK have written a letter to the Israeli government saying that agar aap isko nahi halt karoge, then they will recognize the state of Palestine. This is very very important because Germany World War II के बाद जर्मन पॉलिसी में ये कंसेंसस था कि इजराइल को वो हमेशा सपोर्ट करेंगे, इजरायली सिक्योरिटी को वो हमेशा से दे आर गोइंग टू गिव प्रायोरिटी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन जर्मनीज ओन पोजिशनिंग vis-a-vis Israel. Again, as I said, ये एक developing story है. You don't know where it's heading towards, but again, this will be an important point to be noted in this developing story. Next, we come down to Chinese Foreign Ministry criticizing the US Golden Dome missile defense plan. ये Golden Dome missile plan क्या है? Basically, it is about situating satellites in the near atmosphere, in a near Earth's surface, in the air, space way, which is going to detect ballistic intercontinental ballistic missiles or any kind of drone attacks, and from the space it's going to deter that attack. Because of which many countries including China has said that अब ये एक arms war trigger कर रहा है space में. Now countries are all going to go into the race to go and have their satellites in the sky and create this golden dome. It's like the Star Wars का plan जो रोनाल्ड रीगन ने कहा था, and the same line में अब ऐसा होगा कि भाई पूरा सैटेलाइट से ट्रिगर हो जाएगा and कोई भी अटैक अगर आता है अमेरिका के अगेंस्ट में या अमेरिकन allies के अगेंस्ट में, then this satellite is going to deter it. So this is according to China a violation of international agreements. और ये जो प्रोग्राम है गोल्डन डोम का, ये बेसिकली मिसाइल शील्ड बन जाएगा बाय 2029 एंड दैट इज व्हाट चाइना हैज सेड कि ये नहीं करना है. दिस इज गोइंग अगेंस्ट इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ आर्म्स रेस इन स्पेस व्हिच इज समथिंग दैट शुड नॉट हैपन, क्योंकि स्पेस या एटमॉस्फेयर इज पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स. Now, this is something that has been constantly being reiterated by not only China but by other multilateral organizations, but US is hell-bent on doing it. Next, we come down to another report which is talking, again, UN-backed report, which is a 2025 global report on food crisis, which has indicated that global hunger has hit a new high in 2024, affecting 295 million people across 53 countries and territories. 22.6% of the world's worst hit regions have experienced crisis level hunger. According to the report, the main drivers are conflict, extreme weather events, and economic shocks. Conflict has affected about 140 million people across 20 countries, includes Gaza, South Sudan, Haiti, and Mali. Extreme weather like El Nino-induced droughts, floods, and floods affected 96 million people, especially in Southern Africa, Southern Asia, and the Horn of Africa. UN Secretary General Antonio Guterres called the finding a failure of humanity and stressed the urgency of global action. So this is what the UN-backed report has talked about. With this, we'll end the episode for today. I'll meet you in the next episode where we'll talk about what is going on currently in this particular week. But as you can observe that कई सारी चीजें just developing हैं. अभी तक, we don't know where the trajectory is, but it is important to know these small pieces so that the jigsaw puzzle is clear, at least when you're either writing the paper or when the bigger developments happen. With this, let me take adieu from all of you. I'll see you in the next one. Till then, bye.